तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के जो नोट्स है और उसका जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं खान सर के नोट्स का टोटल मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी? इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं या पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। रॉक चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं, इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है भौतिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं: बाह्य आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। बाह्य आग्नेय चट्टान यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला है। इसका रंग काला होता है, इसमें घिसावट से काली मिट्टी बनती है, जैसे बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है: पतालिका तथा मध्यवर्ती। पतालिका क्या होता है? यह बहुत ही गहराई में होती है, ग्रेनाइट तथा गैगोरा इसका उदाहरण है। मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह पर पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भागों में बांटते हैं, जैसे लैकोलिथ यह गुंबज के समान होता है, लैपोलिथ यह तस्तरी के समान होता है, टाइकोलिथ या उभर खावर संरचना होता है, स्टील या क्षैतिज रूप में ले रहता है, डाइक या लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। आग्नेय देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है। आग्नेय चट्टान बाह्य, आंतरिक के 2 प्रकार, पतालिका और मध्यवर्ती। अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। अवसादी चट्टान को, अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है या कई परतों में बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के रूप में होता है, जैसे बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। रिमार्क: भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय की प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। अब ये पृथ्वी की जानकारी संरचना, इसको देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा, रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय होता है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग में निकलता है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है। नीफे क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता होता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 25 ग्राम सेमी स्क्वायर है और सीमा का घनत्व यहाँ पे क्यूब होगा। सीमा का घनत्व 4 ग्राम सेमी क्यूब है। नीफा का घनत्व 11 ग्राम पर सेमी क्यूब है और पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेमी क्यूब लगभग। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया है, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने कई अवधारणा दिया है, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट भूपटल यह पृथ्वी का सबसे भारी परत है। प्रकृति में यह अम्लीय होता है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित होता है। इसकी गहराई 20 से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन का यह मात्र 1% है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय तथा निचली क्रस्ट क्षारीय होता है। देखिए यहाँ ट्रिक है, नीफा, सियाल, सीमा, ये सभी का। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं मेंटल, भूप्रवाह। भूप्रवाह यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है, अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। कोर यह पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को
धात्विक मंडल भी कहते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। अब आइए पृथ्वी की उत्पत्ति को देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गया। बाहरी भाग को पेंथसाला कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भागों में बट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड और यानी लारेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बू द्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में देश अंगारा लैंड के भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथसाला का भाग है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, रेड हॉट से सिकुड़न हुआ, उसके बाद पेंजिया पेंथसाला का निर्माण हुआ और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को देखते हैं। इसे हैरी हेस ने दिया था। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी हुई है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 6 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे कहीं भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों की सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल, यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। अब आइए भूकंप देखते हैं। अर्थक्वेक, भूपटल के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। फोकस या मूल, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। आदि केंद्र, एपिसेंटर, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलती है, पी, एस तथा एल। पी तरंग, इसकी चाल 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, अतः पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण से इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। सेकेंडरी यानी एस तरंग, इनकी चाल 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव्य में नहीं चल सकता है। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इससे क्षति पी के तुलना में अधिक होता है। अब ये तरंग इसकी खोज एच टी लव ने किया था। इन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तीनों माध्यमों में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी है। इससे क्षति सबसे अधिक होता है। यहाँ पे एल तरंग होना चाहिए, एल तरंग। भूकंप को सीस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली संख्या से 10 गुना अधिक खतरनाक होता है। 7 तीव्रता से अधिक वाला भूकंप खतरनाक होता है। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 1 से 12 अंक थे। रिक्टर स्केल देखिए कैसे होता है, 0 से 9 तक पाठ्यांक रहता है। आइए सुनामी को देखते हैं। सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इस तरंग का आयाम ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया था। ज्वालामुखी, वोल्केनो, भारत में मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव चाना के समान हो जाए तो उसे स्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसे वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थानबद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुषुप्त और सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। एग्जाम्पल भारत, नारकोंडा, म्यांमार, पोपा, ईरान में देवन, कोहे सुल्तान। अब देखते हैं ज्वालामुखी को, देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। जैसे इटली का विसुसियस, जापान का फ्यूजियामा,
और इंडोनेशिया का सिना का क्रोकटावा। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें हमेशा विस्फोट यानी उद्गार होते रहता है, यह सबसे घातक होता है। जैसे भारत में बैरन, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, यहीं से पूछा जाता है। इटली स्ट्राम्बोली एटना, यूएसए अस्पर, रूस में बेंजामियामी, इंडोनेशिया में सोमेरु, तंजानिया में किलिमंजारो और अंटार्कटिका में इरेबस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिसे अग्निवलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआं का प्रदेश कहते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनालोवा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्राम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे और उसमें जियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।